दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी स्पेशल, यूपी की करंट अफेयर्स व यूपी की अन्य प्रोग्राम्स, स्कीम्स व इनिशिएटिव जो हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो नंबर 5 है। इसके पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है। तो ये उत्तर प्रदेश GS/GK के नाम से, करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई। वहाँ जा कर के आप पिछले वाले वीडियो देख लीजिए। यकीन मानिए कि इसके बाहर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला आया और उसे किस नाम से जाना गया? अयोध्या विवाद पर जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया। ये डेट याद रखिएगा। हमसे 18 वाले इंटरव्यू में ये डेट पूछे थे कि 9 नवंबर 2019 को बताइए ऐतिहासिक घटना घटित हुई वो क्या थी। तो ये 9 नवंबर 2019 को अयोध्या विवाद पर फैसला आया और इसमें 5 जजों की बेंच का गठन किया गया था। अध्यक्ष इसके रंजन गोगोई थे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को इसमें बनाया गया था। इसके बाद एस ए बोबडे इसमें शामिल थे। एस ए बोबडे के बाद DY चंद्रचूड़ शामिल थे। अशोक भूषण शामिल थे। अब्दुल नज़ीर शामिल थे। तो टोटल इसमें 5 जज, ये जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो कौन कौन? रंजन गोगोई, उसके बाद एस ए बोबडे, उसके बाद DY चंद्रचूड़, उसके बाद अशोक भूषण, उसके बाद अब्दुल नज़ीर। ये 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया और ये फैसला पलटा गया जो 30 सितंबर 2010 को फैसला आया था, जिसमें कहा गया था कि ये 2.77 जो एकड़ भूमि है ये 3 पक्षों में बांट दी जाए। तो उसी फैसले को 30 सितंबर 2010 के फैसले को 9 नवंबर 2019 को पलटा गया और राम मंदिर के निर्माण पर मोहर लगाई गई। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अब भगवान राम की विश्व की सबसे, जब ये बन के तैयार होगी तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी भगवान राम की, जो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 251 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी। नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन पर चलते हैं। या इसमें इंफॉर्मेटिव व एनालिसिस दोनों टाइप के इसमें क्वेश्चन शामिल किए गए। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा और क्वेश्चन आपके सारे आप कर पाने में समर्थ हो जाएंगे। प्लास्टिक कचरे से डीजल का उत्पादन करने वाला भारत का पहला संयंत्र कहाँ लगाया गया? प्लास्टिक कचरा होते उससे अब डीजल बनाया जाएगा और ये भारत का पहला जो संयंत्र लगाया गया ये मथुरा में लगाया गया। चूँकि मथुरा में लगाया गया है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मथुरा में ही मयूर संरक्षण केंद्र भी है। कौन सा? मयूर यानी मोर संरक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया। ये अभी जो जैसे लेक्चरर का क्वेश्चन हुआ तो ये मयूर संरक्षण वाला क्वेश्चन पूछा गया था। महाराजगंज में आप जाएंगे तो महाराजगंज में गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। अब आपको बताना है, एक है गो आयोग और एक है गो मंत्रिमंडल। ये दोनों कहाँ गठित किए गए? गो आयोग कहाँ बना है, एक गो मंत्रिमंडल का गठन कहाँ किया गया? कमेंट बॉक्स में इसको आप लिखिएगा। ये जो प्लांट है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PP मॉडल पर आधारित है। तो पूछेगा कि भारत का प्लास्टिक कचरा से डीजल बनाने का पहला संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में लगाया गया है। अगला, जैविक ऑर्गेनिक खाद्य प्रसंस्करण यानी ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग का उद्घाटन किया गया और ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये बाराबंकी में स्थापित किया गया है। बाराबंकी में स्थापित किया गया। इससे जो एक जैविक खाद्य प्रसंस्करण है इससे 5000 किसानों को लाभ मिलने वाला है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना जो बाराबंकी से हैं वो बताइए कि बाराबंकी का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत किस उत्पाद को शामिल किया गया? क्या वो टेक्सटाइल है या फिर पॉली फाइबर प्रोडक्ट को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत चिन्हित किया गया है?
ये आपको बताना है। अगला उत्तर प्रदेश हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट। मान लो ये रोड जा रही है तो इसके चारों तरफ अगर पेड़ पौधे हर्बल मेडिसिनल लगा दिए जाएं तो आसपास की जो इन्वायरमेंट को वो स्वच्छ रखेंगे, प्रदूषित होने से बचाएंगे और साथ ही आसपास का माहौल वातावरण भी अच्छा बना रहेगा और दूसरी ओर इनका मेडिसिनल यूज होने से लाभकारी भी साबित होंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए रोड्स के चारों ओर ये चारों ओर मान लो ये रोड गुजर रही है तो इसके चारों ओर कितने 800 किलोमीटर के रेडियस में क्या किया जाएगा, इस रोड्स के दोनों ओर 800 मीटर, 1 किलोमीटर नहीं होगा, ये माफ़ कीजिएगा 800 मीटर में, किलोमीटर तो बहुत हो जाएगा, 800 मीटर में मान लो ये आपकी रोड्स है तो ये रोड्स के बाद इधर 800 मीटर ये वाला एरिया और इधर 800 मीटर यानी रोड्स के दोनों ओर 800 मीटर औषधि मूल्य वाले पौधों को प्लांट यानी क्या किया जाएगा, उनको लगाया जाएगा। औषधि वाले आप कहोगे तो कौन से, नीम है, पीपल है, सहजन है। नीम को ही घरेलू जो नुस्खा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन अभी जो आश्रम पद्धति का हुआ उसमें पूछा गया था कि घरेलू नुस्खा क्या है, तो नीम का जो नीम होती है उसको घरेलू नुस्खा के नाम से जाना जाता, इजीली मिल जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आया था, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें नीम, पीपल, सहजन इन वृक्षों को रोड्स के दोनों ओर ये डिस्टेंस भी पूछी जा सकती, तो ये रोड्स के दोनों ओर 800 मीटर की दूरी तक इनको रोपित किया जाएगा। और किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, तो ये ध्यान रखिएगा। अब मान लो कि कोई क्वेश्चन आप हैंडल कर रहे हो निबंध में, वहाँ आप दिखा रहे हो तो उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट का उल्लेख करोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर जरूर ज़्यादा देगा, क्योंकि आप क्या उत्तर प्रदेश में जो स्कीम चल रही है उसके बारे में अच्छे जागरूक हो, उनको भी आप लिखते हो। तो ये आप उसको यानी इसमें मेंशन कीजिए। जलवायु परिवर्तन आ जाए तब भी वहाँ मेंशन करिए। अगला उत्तर प्रदेश का जो भूमि संसाधन विभाग है उसी में एक विभाग आता है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग के द्वारा एक 16 अंकों की यूनिकोड सिस्टम को लागू किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है। अभी आश्रम पद्धति का पेपर उठा के देखिएगा, सेम क्वेश्चन पूछा गया था। 16 अंकों की एक यूनिकोड प्रणाली लागू की गई और किसके द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार में। और इसमें क्या किया जाएगा, जितने भी लैंड होल्डिंग्स हैं सभी लैंड होल्डर्स की ज़मीन को आइडेंटिफाई करके उसको चिन्हित करने के लिए 16 डिजिट्स का 16 अंक की एक क्या किया गया, यूनिकोड सिस्टम को विकसित किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है। अगला रोहतास लाइमस्टोन। रोहतास लाइमस्टोन जो है ये वैसे तो रोहतास हरियाणा वाले बॉर्डर पे पाया जाता है। हरियाणा और दिल्ली से टच करता हुआ जो रोहतास ज़िला है वहाँ पर आपका ये रोहतास लाइमस्टोन पाया जाता, जो 150 करोड़ वर्ष पुराना है। और इसके जो अभी चर्चा में क्यों बना हुआ, क्योंकि इसके नोड्यूल्स की खोज कहाँ, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में की गई है। अगला कुछ इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। केला महोत्सव कुशीनगर में हुआ, तो ये केला महोत्सव पूछा जाए तो कुशीनगर में। उसके बाद काला चावल महोत्सव पूछा जाए तो सिद्धार्थ नगर में। लेकिन काला चावल को जीआई टैग किसको दिया गया, जिसे चकहाओ के नाम से जाना जाता है। तो चकहाओ एक काला चावल मणिपुर का है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। लेकिन काला चावल महोत्सव पूछा जाए तो ये कहाँ होता, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में किया जाता है। वहीं पर अगर पूछा जाए आम महोत्सव कहाँ होता है, तो आम महोत्सव हर साल नवाबों का शहर, नवाबों की नगरी लखनऊ में किया जाता है। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, अभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अगला उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा 2019 का जो अवार्ड अनाउंसमेंट हुए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लिखिएगा। तो भारत भारती जो सम्मान है वो मुंबई के डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा 2019 का जो भारत भारती सम्मान दिया गया वो डॉक्टर सूर्यबाला जो मुंबई के हैं उनको दिया गया। अब कुछ यहाँ आयोग की बात की गई, उसके अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। तो उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग,
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, उत्तर प्रदेश मिनोरिटीज कमीशन की बात हो रही तो उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए अशफाक सैनी को बनाया गया है, अगले 3 वर्षों के लिए अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। अगला उत्तर प्रदेश जनजातीय आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर राम बाबू, ये उत्तर प्रदेश जनजातीय आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूछे तो बालकृष्ण नारायण। आप ऐसे ध्यान रख दीजिए, मानवाधिकार तो मानव को बचपन में यानी बचपन में जो भी बाल बच्चा होता है यानी वो मानव के रूप में जन्म लेता है तो उसे कृष्ण के रूप में माना जाता है। तो ऐसे बालकृष्ण को आप ऐसे कोरिलेट करके याद कर लीजिए, नाम याद रहेगा। तो यूपी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बालकृष्ण नारायण हैं, जबकि जनजाति के डॉक्टर राम बाबू उत्तर प्रदेश जनजातीय आयोग के अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैनी को बनाया गया है। इसके अलावा कोविड महामारी का बेहतर प्रबंधन के लिए जो एक मॉडल के रूप में चुना गया वो जिला कौन है? तो उत्तर प्रदेश का महोबा है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इंफॉर्मेटिव की दृष्टि से पूछा जा सकता है। तो कोविड महामारी का बेहतर प्रबंधन के लिए किसको? महोबा को चुना गया है। इसके अलावा अटल भोजनालय का यानी कहाँ व्यवस्था की गई? तो लखनऊ में अटल भोजनालय खुला हुआ है। अगला, व्हाइट फंगस का फर्स्ट केस उत्तर प्रदेश में कहाँ ये देखा गया? तो व्हाइट फंगस का जो फर्स्ट केस उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में देखा गया है। इसके अलावा कोविड टीकाकरण में फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जो पूरी तरीके से टीकाकरण वैक्सीनेशन को सफल बनाया है? वो है लखनऊ। सहकारिता रत्न सम्मान किसको दिया गया? तो ये वीर प्रताप सिंह को दिया गया। भारत का पहला, ये अगला फैक्ट फिर इम्पॉर्टेंट है, भारत का पहला चमड़ा पार्क कहाँ खुला? ये पूछ सकता है। कानपुर आगरा को लेके आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये भारत का पहला चमड़ा पार्क ये कानपुर में खोला गया है। अगला, कानपुर में ही उत्तर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कानपुर में ही भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान को भी स्थापित किया गया है। ई पंचायत पुरस्कार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कार 2021 का उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया। और पंचायती दिवस पूछा जाए तो हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन 1992 का अधिनियम को 24 अप्रैल 1993 से प्रवृत्त बनाया गया था, प्रभावी रूप से लागू किया गया था। इस बार का जो उत्तर प्रदेश का ई पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश के द्वारा 2021 का जीता गया है। इसके अलावा जो ग्राम उजाला योजना है, जिसमें 10 रुपये में LED बल्ब का वितरण किया जाता है, तो इसे उत्तर प्रदेश में कब और कहां से शुरू किया गया? तो ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कब हुआ? 24 मार्च 2021 को। डेट याद रखिएगा, 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस। टीबी से आप याद रखिए टार्च। टीबी है तो टार्च से जला के पता करेंगे। टीबी में टार्च जैसी लाइट आती है। ये टीवी ये नहीं, दूसरी टीवी वाला ध्यान रख लीजिए। टीवी टेलीविज़न वाला, तो उसमें भी टार्च जैसी लाइट आती है, तब आपको दिखाई देता है। तो ये आपका 24 मार्च 2021 को क्या मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। और ये 24 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना को कहाँ से? वाराणसी से लॉन्च किया गया। तो 24 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना वाराणसी से लॉन्च होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर ये पूछा जाए कि 2021-22 का, ये अधिक नहीं रहा, लिख दे रहे हैं, 2021-22 का उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा कितना रहा है? 2021-22 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा पूछा जाए तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह रहा है उत्तर प्रदेश का फिस्कल डेफिसिट 2021-22 का। ये लिख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 4.17%। भूलना नहीं है, 4.17% राजकोषीय घाटा उत्तर प्रदेश का रहा है। इसके अलावा अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है, प्रति व्यक्ति आय जिसे पर कैपिटा इनकम के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों ये कितना? 94,495।
ये प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की है। लमसम 94,000 याद रखिए, 94,500 तो आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के 10 प्लेयर्स ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए हैं अब तक। तो कौन कौन है उसको देख लेते हैं। ललित उपाध्याय हॉकी के प्लेयर हैं, ये कहाँ से, बनारस से हैं। वंदना ये हॉकी प्लेयर्स हैं, ये आपका रोशनाबाद जो अब उत्तराखंड में चला गया है, जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट के लिए गए थे। अन्नू भाला फेंक मेरठ से हैं। सौरभ चौधरी इनको जानते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, निशानेबाज हैं और मेरठ से हैं। सतीश कुमार जी मुक्केबाजी बुलंदशहर से हैं। शिवपाल सिंह ये भाला फेंक चंदौली से हैं। अरविंद नौकायन बुलंदशहर से हैं। प्रियंका गोस्वामी 20 किलोमीटर वॉक में ये पार्टिसिपेट करती हैं, मेरठ से हैं। महराज अहमद शूटिंग ये खुर्जा से हैं। और सबसे लास्ट नाम जो है सीमा पुनिया, ये आपका किसका है, भाला फेंक यानी चक्का फेंक, ये आपका कहाँ से हैं, सीमा पुनिया, ये आपका चक्का फेंक की है। इसके अलावा अगला फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उजाला। देखो उजाला 1.0 और फिर उजाला 2.0 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कब से, 10 अगस्त 2020 अभी आश्रम पद्धति में एक क्वेश्चन टपका था। तो 2021 से उजाला 2.0 को 10 अगस्त 2021 को शुरू किया गया। पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन वर्चुअल फॉर्म में किया और ये कहाँ से, महोबा से अब ये शुरू हुआ, इसलिए इम्पोर्टेंट था। इसमें कितना एलपीजी गैस कनेक्शन 1 करोड़ लोगों को और एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाएगा। अब उजाला आपसे पूछा जाए कि उजाला 1.0 कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, इसको कमेंट बॉक्स में आप छापिएगा। इसमें टारगेट पहले 5 करोड़ रखा गया था, अंत में 3 करोड़ और इंक्रीज किया गया और टोटल 8 करोड़ इसमें टारगेट रखा गया। वो पूरी तरीके से सक्सेस रहा। अब उत्तर प्रदेश से महोबा से सेकंड फेज की शुरुआत हुई, जिससे उजाला 2.0 नाम दिया गया। इसमें 1 करोड़ और ज़्यादा और लोगों को गैस कनेक्शन एलपीजी उपलब्ध करवाया जाएगा। अगला 2 उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐप लेके आए, एक प्रवासी राहत मित्र ऐप और दूसरा आपका प्रवासी राहत मित्र ऐप और दूसरा जो ऐप आया वो आयुष कवच ऐप। ये दोनों पूछे जा सकते हैं कि प्रवासी राहत मित्र ऐप व आयुष कवच ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 से की चुनौतियों से निपटने के लिए ये 2 ऐप को विकसित किया गया, वह दोनों ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला भारत में बाघों की संख्या पूछा जाए तो भारत में बाघों की जनगणना हुई तो भारत में बाघों की संख्या 1967 है। कितनी, 1967। अब इसमें इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में 173 दोनों संख्या पूछा जा सकता है। टोटल 2967 से उत्तर प्रदेश में कितनी संख्या है, 173। सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या पूछे तो नंबर 1 पे कौन है, एमपी। नंबर 2 पे कर्नाटक, नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे कर्नाटक, नंबर 3 पे उत्तराखंड है। ये 3 राज्य ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है ये कितने जिलों से गुजरती है इसको देखते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस 340, एक तो ये याद रखिए फैक्ट, 340.8 किलोमीटर लंबी है। कहाँ से कहाँ तक के जाएगी तो ये लखनऊ से शुरू होगी, लखनऊ, उसके बाद सुल्तानपुर के लखनऊ के बाद अमेठी के आगे सुल्तानपुर, फैजाबाद यानी जो अब अयोध्या हो गया। तो आपका कौन हो गया, कितने जिलों से गुजरेगी तो आपका लखनऊ के आगे चलिए अमेठी मिलेगा, लखनऊ के आगे बाराबंकी के आगे जाएंगे तो अमेठी मिलेगा, अमेठी के आगे जाएंगे तो फैजाबाद सुल्तानपुर के बगल में ही ये फैजाबाद के आगे पहुंचेंगे तो अंबेडकर नगर के आगे जाएंगे तो आजमगढ़, और आजमगढ़ जैसे क्रॉस करेंगे आजमगढ़ वैसे मऊ, और लास्ट पॉइंट आपका क्या है, गाजीपुर। टोटल कितने जिले हो गए, 9 जिले से कौन सा ये गुजरने वाला है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जिसकी लंबाई 340.8 किलोमीटर है। आगे से बलिया तक ले जाने की प्लानिंग चल रही है। यह लखनऊ के चंदसरा से शुरू होगा और गाजीपुर के हाय दरिया को ये कनेक्ट करेगा। यह लखनऊ के चंदसराय से गाजीपुर के हैदरिया को कनेक्ट करेगा। वर्तमान में 6 लेन है, लेकिन भविष्य में इसे 8 लेन भी किया जा सकता है। इससे फ़ायदा क्या होगा,
तो ये 5 घंटे समय की बचत होगी। अब लखनऊ से किसी को गाजीपुर तक जाना है तो मात्र वह 3.5 घंटे में यात्रा कर लेगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता कि इस पर क्या कोई नेशनल हाईवे भी है? जी हाँ, इस पर नेशनल हाईवे 3131 गुजरता है। अगला, इसको बना कौन रहा है? तो यूपीडा इसको बना रहा है। यूपीडा की फुल फॉर्म क्या है भाई? तो ये उत्तर प्रदेश, ई से एक्सप्रेसवेज, आई से इंडस्ट्रियल, डी से डेवलपमेंट, ए से अथॉरिटी, यानी यूपीडा के द्वारा इसका विकास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका निर्माण कर रही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा, तो ये वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये 2025 तक जो डिफेंस सेक्टर व एरोस्पेस अंतरिक्ष क्षेत्र है उसको ये टारगेट किया गया है कि 2025 तक 250 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचा देना। ये टारगेट 2018-19 के बजट में रखा गया था। इससे जो भारत है उसकी जो विदेशी जो हथियार हैं उस पर आयात क्या होगा? उस पे आयात घटेगी, फॉरेन डिपेंडेंसी ये घटेगी। इसको कौन लागू कर रहा? यूपीडा इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी यहाँ पर भी है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी यहाँ अथराइज्ड किया गया है। इसके अंतर्गत क्या जाएगा? इसमें जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं उसको विकसित किया जाएगा, सबमरीन्स को बनाया जाएगा, हेलीकॉप्टर्स को निर्मित किया जाएगा, लैंड सिस्टम्स टू वेपन्स एंड सेंसर्स हैं उसको यहाँ निर्मित किया जाएगा। इसमें 6 नोड्स बनाए गए और 6 नोड से पूछा जा सकता ये कहाँ बने हैं 6 नोड्स। तो ये आपका कौन? आगरा अलीगढ़ हैं, 2 पश्चिमी यूपी के हैं, आगरा अलीगढ़ कानपुर लखनऊ, आगरा अलीगढ़ कानपुर लखनऊ, झांसी और चित्रकूट। ये जरूर 6 नोड्स या 6 जिले याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर के अंतर्गत पूछे जा सकते 6 नोड्स कौन कौन हैं? आगरा अलीगढ़ लखनऊ कानपुर तथा चित्रकूट झांसी। ये 6 जिले कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में अन्य जैसे यमुना एक्सप्रेसवे बन रहा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बन रहा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी हमने डिस्कस कर लिया, लखनऊ से गाजीपुर का जाता है, 340.8 किलोमीटर की लंबाई है। ये कहाँ से कहाँ तक है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे? तो लखनऊ से शुरू होता, लखनऊ बाराबंकी, उसके बाद अमेठी, सुल्तानपुर, उसके बाद अयोध्या यानी जो फैजाबाद था, उसके बाद फिर आपका अंबेडकर नगर के बाद आजमगढ़ के बाद आपका कौन है? मऊ, और लास्ट में गाजीपुर। इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो ध्यान रखिएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, ये सब विकसित हो रहे हैं। इनको हम बारी बारी से डेवलप करेंगे। अब अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश पॉलिसी जो 2020 की है। ये उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी, ये पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी ये कब आई? 2020 को आई। स्टार्ट करने के लिए हमने कहा था निष्ठा के पहले है, यानी 8 जुलाई 2000 कब आई? 2020 को आई है। पीछे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये स्टार्टअप पॉलिसी में क्या क्या टारगेट सेट किया गया? ये टारगेट सेट किया गया उद्देश्य है कि जो टॉप 3 में स्टेट्स की जो स्टार्टअप रैंकिंग है वो आनी चाहिए, उत्तर प्रदेश टॉप 3 में शामिल हो। जो भी स्टेट की रैंकिंग हो भारत के राज्यों में तो उत्तर प्रदेश टॉप 3 में इस रैंकिंग में होना चाहिए। इसके लिए 100 इनक्यूबेटर्स बनाए जाएंगे जिनमें मिनिमम कम से कम प्रत्येक ज़िले में एक जरूर, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक इनक्यूबेटर्स होगा। इस प्रकार टोटल 100 इनक्यूबेटर्स बनेंगे। उनमें से जो उत्तर प्रदेश का या देश का सबसे बड़ा इनक्यूबेटर्स बनने वाला है वो लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। ये भी पूछा जाए लखनऊ, तो हमने कहा इसमें क्या टारगेट है? मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पीटी के लिए तो वही है। तो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप रैंकिंग में टॉप 3 में आना चाहिए। दूसरा, टॉप जो 100 इनक्यूबेटर्स है वो पूरे उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे जिनमें प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक इनक्यूबेटर्स जरूर होगा। इसके अलावा
इसके अलावा और क्या किया जाएगा, जो इनक्यूबेटर्स होंगे या इंक्यूबेशन या एक्सीलरेशन स्पेस होगा, वो स्टार्टअप के लिए उसका एरिया कम से कम कितना होगा, तो 1 मिलियन स्क्वायर फीट ये एरिया कम से कम होना चाहिए। जो इनक्यूबेशन सेंटर बनेंगे उसका एरिया कम से कम स्टार्टअप्स के लिए कितना, 1 मिलियन का मतलब हुआ 10 लाख स्क्वायर फीट ये रखा गया है। इससे क्या होगा, तो इसमें जो स्टार्टअप्स का उत्तर प्रदेश में जो इकोसिस्टम है वो बन सकेगा, और इससे कम से कम कितने, एटलीस्ट 10,000, ये 10,000 स्टार्टअप्स उत्तर प्रदेश में स्थापित हो सकेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 3 स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब हुआ उत्कृष्टता के केंद्र हैं, जिससे अन्य भी गाइडेंस ले सकेंगे, उस मॉडल को अपना सकेंगे। जो 3 आर्ट सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस भी स्थापित किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में इसी नीति के अंतर्गत। और लास्ट पॉइंट पहले ही बता दिए कि भारत का लार्जेस्ट इंक्यूबेटर सेंटर पूछा जाए कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा, लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश कामगार श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार आयोग। तो ये इसके अध्यक्ष सीएम या अन्य नामित सदस्य इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये पूछा जा सकता कि उत्तर प्रदेश कामगार श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार आयोग किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो सीएम मुख्यमंत्री जी होंगे या उनके द्वारा नामित अन्य सदस्य इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके अलावा सेवा योजन पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विकसित किया गया। जो प्रवासी श्रमिक थे उनको सेवा योजन का मतलब ही हुआ कि उनको फिर से रोजगार में लगाया जाए, तो ये उनको फिर से रोजगार में नियुक्त करने के लिए माइग्रेंट लेबर्स के लिए सेवा योजन पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विकसित किया गया है। अगला देखते हैं मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। तो मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना इसको 2016 में लॉन्च किया गया और 2019-20 के बजट में 845 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया। इसमें कौन लाभार्थी लाभ कौन उठा पाएगा, तो जिनकी एज 18 से 70 साल है वही इसका फ़ायदा उठा पाएगा। और इसमें वार्षिक आय 75,000 रुपये से कम होनी चाहिए। बीमा 5 लाख का होगा। पूरी तरीके से टनटना गए, मरमरा गए तब 5 लाख का बीमा होगा। अगर आप आंशिक रूप से विकलांग होते हो तो आपको 2.5 लाख रुपये का क्या होगा, बीमा इसमें दिया जाएगा। इसके अलावा ये डिस्कस कर चुके पिछले वाले मिलियन फार्मर्स स्कूल प्रोग्राम, इसी को पाठशाला उत्तर प्रदेश पाठशाला के नाम से जाना जाता है। इसको 2017 में लॉन्च किया गया और उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग किसानों की आय को दुगना करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। वैज्ञानिकों से बात किसानों के साथ कराई जाएगी ताकि वो अपनी फसल को अच्छे से अन्य जो प्राकृतिक या मानव जनित आपदाएं हैं उससे रक्षा कर सकें। इसके लिए ट्रेनिंग सेशन भी आयोजित किया जाएगा और 4 दिन से ज़्यादा का होगा और प्रत्येक सेशन 90 मिनट का रखा गया है। अगला DDU यूपी स्मॉल डेयरी स्कीम लॉन्च की गई। तो किसानों की आय को दुगना करने के लिए जो अन्य एलिड एक्टिविटीज़ होती हैं, अन्य सहायक क्रिया होती है, उसमें स्मॉल डेयरी स्कीम यानी उत्तर प्रदेश में स्मॉल डेयरी को प्रोत्साहन देने के लिए DDU उत्तर प्रदेश स्मॉल डेयरी स्कीम को लॉन्च किया गया। इसमें कौन इसका फ़ायदा ले पाएगा, जिसकी एज 18 से 40 साल होगा। अटल पेंशन वाली कहानी है, 18 से 40 साल योग्यता 8वीं पास हो, 18 से 40 साल एज हो और उसके पास ज़मीन कितनी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आधा एकड़ 0.5 एकड़ आधा एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। इसमें नाबार्ड को मुख्य एजेंसी बनाया गया है। इसमें मिल्क प्रोडक्शन पे प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाएगा। अगला किशोरी बालिका योजना। किशोरी बालिका योजना को जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया। 11 से 14 वर्ष की लड़कियों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें जो लड़कियां होती हैं उनको 300 दिन पूरे साल में 300 दिन तक कम से कम सप्लीमेंट्री फूड न्यूट्रिशनल फूड इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। कौन कौन आते हैं भाई, तो इसमें मोटे अनाज हैं, उसके बाद चना है, उसके बाद आपका कौन है अरहर की दाल है, देसी घी है
आयरन की गोलियां हैं, कैल्शियम, फोलिक एसिड, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं तो ऐसे 11 से 14 साल तो यहाँ गर्भवती महिलाओं का कोई संबंध नहीं, लेकिन जो अन्य बच्चियाँ हैं जिनमें आयरन की कमी है उनको फोलिक एसिड, विटामिन सी, ये सब सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल डाइट दिया जाएगा। अगला ये पूछा जा सकता, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष से कब स्थापित किया गया? तो ये 2015 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। इसके अलावा कन्या सुमंगला योजना पीछे डिस्कस कर चुके हैं, इसे 25 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया गया। बर्थ आप गर्ल चाइल्ड, अगर 2 इसमें आपकी गर्ल चाइल्ड बच्चियों का जन्म होता है तो उसको क्या किया जाएगा? 15,000 रुपये का क्या किया जाएगा? सहायता राशि दी जाएगी। उत्तर प्रदेश आवास योजना ये 2018 की है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद युवा मंगल दल योजना ये 2018 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें युवाओं जिनकी एज 13 से 35 वर्ष से उसको शामिल किया गया। इसमें जो मंगल दल का गठन होगा वो प्रत्येक ग्राम पंचायत में किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना ये भी 2018 में शुरू की गई। सामूहिक विवाह योजना को 2018 में शुरू किया गया। तो ऐसी महिलाएं जिनकी 35 साल से कम एज की है, अगर उनका तलाक हो गया और वह विधवाएं हो गई हैं या बीपीएल परिवार से संबंधित हैं तो उनको विवाह के लिए क्या किया जाएगा? सामूहिक विवाह उनका कराया जाएगा। कई महिलाओं को एक साथ और 35,000 रुपये की एक मुफ्त राशि सहायता राशि दी जाएगी। लेकिन शर्त है ये विवाह तभी संपन्न हो पाएगा जब कम से कम 10 युगल एक साथ आएँ। कम से कम 10 युगल होना चाहिए, तभी ये शादी विवाह संपन्न हो पाएगा। अगला मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना। तो मुख्यमंत्री ग्राम प्लस उद्योग यानी गाँव में उद्योग खुलें और लोगों को रोजगार मिले, उसको सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना को 2018 में शुरू किया गया। इसमें 18 से 50 साल की एज को निर्धारित किया गया। 50% लाभार्थी SC ST या OBC से होना चाहिए। इसमें जो लोन आप 10 लाख रुपए का ले सकते हो इंडिविजुअल बेसिस पे, और इसमें जो 4% ध्यान दीजिएगा, इसमें जनरल अप्लीकेंट जो हैं वो 4% ओवर या एबव, ओवर का मतलब ज़्यादा वो लोन ले सकते हैं। जनरल अप्लीकेंट का मतलब समान अभ्यर्थी की तुलना में जो SC ST OBC का कैंडिडेट है वो कितना 4% ज़्यादा तक का लोन ले सकते हैं। इसमें SC ST OBC कैंडिडेट से कोई भी ब्याज भुगतान नहीं लिया जाएगा, अर्थात 0 इंटरेस्ट रेट पे मिलने वाला है। अगला है उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कुम्हार होते हैं, कुम्हारों का ये रोजगार होता है, उनके रोजगार को संरक्षित, संवर्धित व प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड का गठन 2018 में किया गया है। अगला है युवा स्वरोजगार योजना, ये 2019 में आई है। एज इसमें 18 से 40 साल होनी चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। इसमें 25% तक की सब्सिडी मिलेगी। जो माइक्रो होगा, यानी माइक्रो का मतलब 25 लाख रुपये किसके लिए? गुड्स आप स्थापित करना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई सेवा है तो 10 लाख का क्या मिलेगा? लोन मिलेगा। और कोई आपका क्या आप कोई सर्विस के अलावा इंडस्ट्री या स्टार्टअप या फर्म स्थापित करना चाहते हो तो 25 लाख। तो इस सर्विस के लिए 10 लाख, सर्विस इतर अन्य गतिविधियों के लिए 25 लाख रुपये मिलने वाला है। तो ये आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। टोटल ये 52 पेज है, तो अगले वीडियो में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य वीडियो आपके सामने आएंगे। कुल मिला के आप इसको वीडियो सुन लीजिए, समराइज नोट्स बना लीजिए, और उसके बाद जब भी अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा तो दोबारा सुन लीजिए डबल स्पीड लगा के। जैसा भी आपको सुविधाजनक लगे वैसा करिए, लेकिन सुनिए ज़रूर। इससे क्वेश्चन एक भी आप यकीन मानिए जितना डिस्कस कर रहे हैं उसके बाहर क्वेश्चन ना पूछा गया है और ना ही पूछा जाएगा। स्टैटिक वाला भी कोशिश करेंगे आपको कवर करवा दिया जाए। फिलहाल करंट के लिए निश्चिंत हो जाइए, उत्तर प्रदेश का जो करंट आएगा इसी के अंदर से होगा। ये वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए इस वीडियो को आप अन्य अपने मित्रों, दोस्तों या जो भी इसका लाभ उठा सकते हैं उनको शेयर कर दीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।